गुड इवनिंग फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। आशा करते हैं अच्छे होंगे, पढ़ लिख रहे होंगे। तो आज का हमारा टॉपिक है हिंदी का, जो है हम विराम चिन्ह के बारे में पढ़ेंगे। और ये भी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है और इस चिन्ह से पूछा जाता है। कभी कभी हो सकता है, ऐसा हुआ तो नहीं है कि पैराग्राफ में यूज हुआ चिन्ह बता दीजिए। चिन्ह को दे करके पूछ लेंगे कि ये कौन सा चिन्ह है, ये किस चीज में यूज होता है। 4 ऑप्शन दे देंगे, आपको उसको बताना होगा। ठीक है ना। तो हम आज विराम चिन्ह के बारे में पढ़ने वाले हैं, जिसमें सबसे पहले मैंने लिखा है पूर्ण विराम चिन्ह। पूर्ण विराम चिन्ह क्या है? वाक्य की समाप्ति पर जो है पूर्ण विराम चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। किसकी समाप्ति पर? वाक्य की समाप्ति पर पूर्ण विराम चिन्ह का प्रयोग किया जाएगा। दूसरा है अर्ध विराम चिन्ह। अर्ध विराम चिन्ह क्या है? वाक्य की समाप्ति में जैसे पूर्ण विराम चिन्ह लगता है, अगर उस समाप्ति के बाद से कुछ समय के लिए रुकना है, थोड़े समय के लिए, तो जो है वहां पे अर्ध विराम चिन्ह का प्रयोग होगा। अर्ध विराम चिन्ह में क्या होगा? ऊपर एक बिंदी होगी और नीचे ऐसे आइफन जैसा एक लगा होगा। ठीक है ना। अगला है अल्प विराम चिन्ह। अल्प विराम चिन्ह, अल्प विराम चिन्ह क्या है? बहुत ही थोड़े क्षण के लिए रुकना हो तो वहां अल्प विराम चिन्ह का प्रयोग होगा। जैसे आपको वाक्य बोलना है, बच्चों योगाभ्यास जीवन के लिए उपयोगी है। तो यहाँ जो बच्चों के बाद आपने लगाया, यही है अल्प विराम चिन्ह। क्या है ये? यही है अल्प विराम चिन्ह। इसका प्रयोग करने के लिए आपको जो है ये बहुत, बच्चों जैसे कोई बात आप बोल रहे हैं, बच्चों रुके आप, और फिर आपने बोलना स्टार्ट किया आगे। तो ये था आपका अल्प विराम चिन्ह के बारे में था। इसके बाद आता है प्रश्नवाचक चिन्ह। प्रश्नवाचक चिन्ह आपको सबको पता है, प्रश्नवाचक वाक्य होगा तो उसमें प्रश्नवाचक चिन्ह का प्रयोग होगा, जिसे पूछा जाएगा। विस्मयवाचक चिन्ह। विस्मयवाचक चिन्ह में क्या होगा? आश्चर्य या घृणा या फिर कोई मतलब प्रशंसा, तो उसके अर्थ में आपको जो है विस्मयवाचक चिन्ह का प्रयोग करना है। ठीक है ना। और योजक चिन्ह, योजक चिन्ह की बात आती है तो योजक चिन्ह का प्रयोग कहाँ पे कैसे होता है? योजक चिन्ह का प्रयोग देखो, इसमें उदाहरण दिया हुआ है, आपको समझा रहे हैं। योजक चिन्ह का प्रयोग, हाँ, इसके 3 अर्थ में प्रयोग होता है। ये तो जैसे द्वंद्व समास है, माता पिता दोनों शब्द को महत्व देने के लिए योजक चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। अगला है द्वित्व रूप में भी। एक तो जो है माता पिता, ठीक है, और द्वित्व रूप में जैसे कभी कभी, एक ही शब्द अगर 2 बार लिखना है तो वहां पर भी योजक चिन्ह का पहले प्रयोग होता है। और उसके बाद एक और अर्थ में लिया जाता है योजक चिन्ह का प्रयोग। वो कहाँ पे है हम बता रहे हैं आपको। तुलना सूचक शब्दों में, जैसे सावित्री सी, जैसे 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 सूखी लकड़ी जैसी, सूखी लकड़ी सी। तो यहाँ पर भी योजक चिन्ह का प्रयोग आप करेंगे। ठीक है। निर्देशक चिन्ह, किसी चीज का निर्देशन देना है ना, तो वहां पे जो है निर्देशन चिन्ह का प्रयोग होगा। जैसे योगा अभ्यास करना जरूरी है, निर्देशन चिन्ह का प्रयोग कहाँ पे होगा? जैसे पे योगाभ्यास, योगाभ्यास के लाभ, ये हो गया। अब आपने यहाँ निर्देशन दे दिया, इसके बारे में आगे आपको जो भी लिखना है तो यहाँ पे निर्देशन चिन्ह का प्रयोग होगा। ठीक है। उसके बाद आता है उद्धरण चिन्ह। इस मेरा ब्लैक बोर्ड बहुत छोटा है तो भैया इसमें एडजस्ट करने आपको भी पड़ेगा और हमको भी। ठीक है। निर्देशन चिन्ह हो गया, जैसे योगाभ्यास के लाभ, योगाभ्यास के लाभ, इसके आगे आप बताएंगे तो आपने निर्देशन दे दिया। यहाँ पर द्वंद्व समास में जैसे माता पिता, द्वित्व में जैसे कभी कभी, ठीक है ना, और तुलना करने के लिए, तुलना करने के लिए। ठीक है। अगला आता है निर्देशन चिन्ह, बता दिया कि आपको जो है आगे उसको निर्देशन देने के लिए। उद्धरण चिन्ह, उद्धरण चिन्ह 2 होते हैं, एक तो दोहरा उद्धरण चिन्ह होता है, इन्वर्टेड कॉमा, और एक एक
इकहरा होता है ना, दोहरा होता है और इकहरा होता है, सॉरी इकहरा होता है ये, ठीक है। तो दोहरा में क्या होता है, जब किसी की बोली हुई बात को हमें लिखना है ना, किसी की बात को लिखना है कि गांधी जी ने ये कहा था कि शांति से युद्ध जीता जा सकता है, तो गांधी जी की उस बात को जब हमें लिखना है तो हम दोहरा जो है उद्धरण चिन्ह का प्रयोग करेंगे। लेकिन जब हमें किसी का नाम लिखना है, जैसे गांधी जी ही लिखना है, गांधी जी ने कहा था, बहुत इंपॉर्टेंट व्यक्ति है, तो हमने इनको जो है जब नाम लिखना है तो से इकहरे जो है उद्धरण चिन्ह का प्रयोग होगा, और जब हमें कही हुई बात उनकी जो है दिखानी है तो दोहरे उद्धरण चिन्ह का प्रयोग होगा। अगला है विवरण चिन्ह, अगला है विवरण चिन्ह, ठीक है। विवरण चिन्ह में भी जैसे निर्देशन चिन्ह था वैसे ही जो है आपको आगे जो है जैसे जलवायु, जलवायु के बारे में आपको लिखना है तो उसके विवरण के आगे जलवायु के विवरण में आप इसको लिखेंगे, विवरण देना है उस शब्द का, उस चीज का, तो वहां पे आपको विवरण चिन्ह का प्रयोग किया जाएगा। अगला है हंस पद या काक पद, जो मैंने ऊपर लिखा है। हंस पद कोष्ठक, कोष्ठक तो आपको सबको पता है, कोष्ठक किसमें क्या कहते हैं, जब कठिन शब्द कोई आ जाए तो कठिन शब्द को समझाने के लिए हम वो अगले आगे जैसे कोई कठिन शब्द हमने लिखा कि अमेठी हमने लिख दिया अपना शहर, तब सब नहीं समझ पाएंगे तो एक जिला है, जिला है, हमने उसका अमेठी के बारे में, तो क्या है अमेठी, क्या है, एक जिला है। तो इस तरह जो है कठिन शब्द समझाने के लिए और किस चीज में प्रयोग होता है कोष्ठक का, कोष्ठक का प्रयोग होता है कि नाटक के अभिनय के लिए, आपने नाटक पढ़े होंगे ना, लिखित जो लिखित नाटक होते हैं, लिखित नाटक आपने पढ़े होंगे, तो लिखित नाटक में जैसे एक सेकंड समझा रहे हैं, नाटक में जैसे कि राधा आई, नहीं नहीं राधा, अब यहाँ जो है ब्रैकेट में लिखा हुआ हंसते हुए, ये ब्रैकेट में, तो ये हम इसको जो पढ़ते थे हमें समझ में आ रहा, नाटक हम क्या होता है कि हम पढ़ते हैं लेकिन हमारे दिमाग में उसका रियल अभिनय चलता रहता है, तो ये कोष्ठक इसमें कि वो हो एक्चुअल हो क्या रहा है उसको दर्शाने के लिए भी कोष्ठक का प्रयोग होता है। और गणित में भी, गणित में भी 3 तरह के कोष्ठक का प्रयोग होता है, ये लोग आपको पता होगा, है ना। उसके बाद आता है हंस पद या काक पद, हंस पद या काक पद, ये ऐसे जब हम कोई बात लिखते हैं तो जब कोई शब्द हमसे छूट जाता है बीच में, कोई बात हमने बोली बीच में, हम लिख रहे हैं कोई सेंटेंस और बीच में हमसे कोई शब्द छूट गया, तो वहां पर हम ऐसे बना करके ऊपर उस शब्द को लिख देते हैं, तो वो ये हंस पद या काक पद है। ये हंस पद काक पद नाम क्यों पड़ा, क्योंकि हंस और कौवा ऐसे चलते हैं तो उनके पंजों के निशान ऐसे पड़ते हैं, इसलिए इनका नाम हंस पद या काक पद पड़ा। अगला है लाघव चिन्ह, कोष्ठक हो गया, हंस पद या काक पद हो गया, लाघव चिन्ह या संक्षेप चिन्ह है जिसको आप कहते हैं लाघव चिन्ह या संक्षेप, संक्षेपीकरण के लिए बीए, डॉक्टर, तो ये है संक्षेपीकरण के लिए। तो ये था हमारा चिन्ह। देखिए इनके सेंटेंस में नहीं लिख सकती क्योंकि बोर्ड मेरा बहुत छोटा है, सबसे बड़ी बात, ठीक है ना, तो इसकी फोटो खींच के हम डाल देंगे, आप देख लीजिएगा, जिसको ना समझ में आए या आपकी तरफ से कोई और सुझाव हो तो हमें मैसेज कर सकते हैं आप लोग, ठीक है। तो ये था हमारा विराम चिन्ह का चैप्टर यहाँ पे खत्म। अब हम कल मिलते हैं एक नए चैप्टर के साथ। समय निकालना बड़ा मुश्किल हो जाता है, छोटा सा बच्चा है, घर है, ड्यूटी है, बिटिया है ना, फिर भी कोशिश करती हूँ कि रोज एक वीडियो डाल पाऊँ, लेकिन लेट लपेट हो ही जाता है, नहीं डाल पाते, तो उसके लिए माफी चाहते हैं आप लोगों से। फिलहाल अगले अगले टॉपिक पे हम जरूर मिलेंगे। अगला टॉपिक कई बच्चों ने कहा प्रत्यय देख लीजिए या संधि देख लीजिए, मैं अपनी सरल भाषा में आपको समझाने की कोशिश करूंगी। किताबें तो सबके पास है ना, और किताबों में रखी चीजें कहाँ काम आती हैं जब तक हम पढ़ेंगे नहीं,
तो और दूसरी चीज हम स्पीडी पे देखेंगे, स्पीडी पे लास्ट में जो है वन लाइनर है उसको भी मैं करके वीडियो डालने की कोशिश करती हूँ। ठीक है, तब तक के लिए बाय बाय। पढ़ते रहिए लगातार, बिल्कुल किसी इधर उधर अपना ध्यान ना भटकाइए, कंटिन्यू पढ़ते रहिए। कंटिन्यू अगर आप पढ़ेंगे तभी आपका जो है सिलेक्शन होगा और बहुत अच्छे स्कोर आप प्राप्त करेंगे। तो छोटे छोटे चीजों को सबको ध्यान में रखते रहिए। चलिए तब तक के लिए नमस्कार, जय श्री राम।